अंधेरी कॉरिडोर में भागते हुए दो लोगों की सांसें फूल रही हैं। कोई चीज उनका पीछा कर रही है, कुछ जो सिर्फ देखने से ही जान निकाल दे। अलर्ट साउंड्स और चीखों की गूंज हवा में गूंज रही है। दोनों एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लॉक है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है। नजर एक आदमी पर पड़ती है जो शेल्टर छोड़कर जा रहा है। बीमार शख्स गिड़गिड़ाता है, सिर्फ एक और दिन मांगता है रिकवर होने। ऑलरेडी ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हैं। बीमार आदमी गुजारिश करता है कि कम से कम उसे जाने दिया जाए, लेकिन मेसन के चेहरे पर एक भी रहम का असर नहीं दिखाई देता। उसने फैसला कर लिया है, सर्वाइवल के नाम पर वो एक और जान ले लेता है, बिना किसी शर्मिंदगी के। सैम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। थोड़ी देर बाद वो शेल्टर के अंदर वापस आता है, जहां माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भरा पड़ा है। यहाँ जो थोड़े लोग बचे हैं, उनका सबसे बड़ा डर है सिर्फ थोड़ा सा बीमार पड़ना। आखिरी बार जब फ्लू आया था, सिर्फ 7 दिनों में 20 लोग मारे गए थे। तभी ब्रिग्स, जो इस जगह का लीडर है, एक नए रूल के साथ आया। जो भी बीमार पड़ेगा उसे क्वारंटीन भेज दिया जाएगा, और अगर कुछ दिनों में ठीक नहीं हुआ तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक गोली या बर्फ के बीच एक अकेला सफर। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी बची खुची फसल उगाने का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पहले जितने लोग नहीं बचे, क्योंकि खाने का हर एक दाना दिन ब दिन और कम होता जा रहा है। कहा जाता है कि कहीं दूर एक जगह है जो न सिर्फ गर्म है बल्कि रहने लायक भी है, लेकिन सैम इस बात पर भरोसा नहीं करता। उसके दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही बात है, मेसन ने जो किया वो रूल्स के खिलाफ है। वो सीधा ब्रिग्स के पास जाता है और सब बता देता है। ब्रिग्स ये सुनकर गुस्सा तो होता है, लेकिन अभी एक और बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी है। दोनों कम्युनिकेशन रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां कूपर बताता है कि कॉलोनी 5 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी कांटेक्ट पे नहीं आ रहा। ये सुनते ही ब्रिग्स एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। तब तक सैम विक्टर से मिलने जाता है, जो शेल्टर के बचे खुचे जानवरों का ध्यान रखता है। लेकिन विक्टर के पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जो नए रैबिट्स पैदा हुए थे वो बिना जान के आए, और जो 12 बचे हैं उनमें सिर्फ एक फीमेल है, जिसे बाकी सब रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी वक्त ब्रिग्स मेसन का सामना करता है, लेकिन मेसन अपनी बात पर टिका है। उसका कहना है कि अगर बीमार लोगों को छोड़ने का ऑप्शन दिया तो वो लौट कर आएंगे और उनका खाना चुरा लेंगे। सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलने जाता है, जो उसके लिए कुछ प्रोटीन बॉल्स लेकर आई है ताकि रैबिट्स को दिया जा सके। बातों बातों में काई अपनी रिसर्च के बारे में बताती है। उसका मानना है कि कहीं ना कहीं बर्फ के नीचे एक ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जो क्लाइमेट को बदलने की ताकत रखती है। इसी वजह से वो अपनी तलाश छोड़ने को तैयार नहीं है और रेडार के जरिए नए सिग्नल्स ढूंढने में लगी हुई है। थोड़ी देर बाद सर्वाइवर्स इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। डेक्स्टर अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि वो बिल्कुल भी खांसी ना करे। सैम जब उनके पास से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो कहता है कि दोनों को तुरंत अपने रूम्स में जाना चाहिए, लेकिन डेक्स्टर जिद पकड़ लेता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसी बीच ब्रिग्स आता है और सबको कॉलोनी 5 की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो खुद एक टीम लेकर वहां जाएगा ताकि देखा जा सके कि वहां क्या हो रहा है। ये सुनकर मेसन तुरंत विरोध करता है। उसका कहना है कि ऐसे वक्त पर रिसोर्सेज और लोगों को वेस्ट करना पागलपन होगा, लेकिन ब्रिग्स उसकी बात सुना अनसुना कर डिसमिस कर देता है। ब्रिग्स अपनी टीम बनाता है और डेक्स्टर से कहता है कि वो भी साथ चले। ये देखकर सैम तुरंत ऑफर करता है कि वो डेक्स्टर की जगह जाएगा, क्योंकि टर्बाइंस का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ग्रेन भी बिना किसी हेजिटेशन के वॉलंटियर कर देता है। हालांकि उसका बाप विक्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ब्रिग्स इस मिशन की जिम्मेदारी काई के हाथों में छोड़ता है और फिर अपनी टीम के साथ कॉलोनी 5 की तरफ निकल पड़ता। डेक्स्टर की पत्नी के मुंह से एक छींक निकलती है और तुरंत ही सब लोग अपनी जगह से हटकर दूर चले जाते हैं। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है और इसी बात पर मेसन फिर से अपना गुस्सा निकालने लगता है। उसका कहना है कि इनका तुरंत इलाज या फैसला होना चाहिए, क्योंकि काई के पास लीडरशिप संभालने की काबिलियत नहीं है। ब्रिग्स गुस्से में उसे वार्न करता है और क्लियर करता है कि बीमार कपल पर फैसला तब होगा जब वो वापस आएंगे। रात को सैम एक बुरा सपना देखकर झटके से उठता है। उसकी माँ बर्फ में मरी हुई पड़ी होती है और वो अकेला ठंड से लड़ता हुआ चल रहा होता है। काई उसे शांत करती है और समझाती है कि ये सब उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपनी मिशन पर निकल पड़ती है। तेज बर्फ और ठंडी हवा के बीच उन्हें लंबे वक्त तक चलना पड़ता है। सफर के दौरान एक खाली शहर दिखता है, जहां सिर्फ सूनापन और गुजरी हुई जिंदगी के निशान बचे हैं। थोड़ा और आगे जाने पर एक पुरानी वेदर ऑल्टरेशन मशीन मिलती है, एक ऐसी डिवाइस जो कभी क्लाइमेट को बदलने की ताकत रखती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक बेकार पड़ा लोहा है जो किसी काम का नहीं रहा। जल्द ही वो एक पुराने ब्रिज तक पहुंचते हैं और बड़े ध्यान से उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना लगता है, क्योंकि ब्रिज वक्त के साथ पूरी तरह कमजोर हो चुका है। वो संभल कर चल रहे होते हैं, हर छोटी मोटी दरार और सुराख से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं,
एक मोड़ पर जैसे ही ब्रिग्स कदम रखता है, ब्रिज का एक हिस्सा उसके नीचे से टूटने लगता है। वो गिरने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते अपने आप को संभाल लेता है। जैसे तैसे ब्रिज पार करने के बाद उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसके पास एक बेजान शरीर पड़ा होता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। जब वो और करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें गाड़ी के अंदर एक पूरी फैमिली की लाश मिलती है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि उस आदमी ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को खत्म कर दिया। लंबी दूरी तक बर्फ में चलने के बाद तीनों एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर देखते हैं। ठंडी और तेज हवा से बचने के लिए वो उसके अंदर छुप जाते हैं। रात को ग्रेन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे बैठे इस बात पर हैरान होता है कि एक वक्त था जब लोग इस तरह हवा में उड़ सकते थे। उसने कभी ना तो हेलीकॉप्टर देखा था, ना कभी किसी प्लेन को उड़ते हुए महसूस किया था। वो हैरानी से इस मशीन को देखता है और सोचता है कि जब ये आसमान में उड़ती होगी तो कैसा लगता होगा। ब्रिग्स अपने पोस्ट पर कॉल करता है ताकि कॉलोनी की हालत का पता लगा सके। कूपर बताता है कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। मेसन बार बार ये बात उठाता है कि उनका चेकअप जरूरी है। इस बात से तंग आकर ब्रिग्स कूपर को परमिशन देता है कि अगर मेसन हद पार करे तो उसे रोका जा सके। रात के वक्त ग्रेसन एक पुरानी एडल्ट मैगजीन ढूंढ निकालता है और जैसे ही दूसरे लोग उसकी तरफ देखते हैं वो उस पर मजाक उड़ाने लगते हैं। ब्रिग्स हंसी मजाक के बीच एक और बात बताता है। ये जगह उस जगह के काफी करीब है जहाँ उसने सैम को बचाया था। इस बात पर ग्रेऑन क्यूरियस हो जाता है और सैम अपनी कहानी बताने लगता है। जब वो छोटा था, उसका परिवार और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स एक पुरानी कोल माइन में शरण लिए बैठे थे। जब तक खाना था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सप्लाईज खत्म हुई, लोग कुत्ते भैंसों तक को खा गए। आखिर एक दिन सैम के पिता और कुछ आदमी मदद ढूंढने सिटी गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। धीरे धीरे शेल्टर में भूख और बीमारी अपने पंजे गाड़ने लगी। सैम को लगा कि अगर उसने अपनी माँ और बहन को यहाँ से नहीं निकाला तो वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले थे, एक भयानक ब्लिजर्ड आया और उन्हें अलग कर दिया। उसके बाद उसने कभी अपनी माँ और बहन को नहीं देखा। अगर वो खुद भी बचा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिग्स ने वक्त रहते उसकी जान बचा ली। अगले दिन टीम कॉलोनी 5 तक पहुंच जाती है, लेकिन गेट के पास जाते ही सबके चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं। वहाँ हर जगह खून के निशान बिखरे पड़े होते हैं। धीरे धीरे दरवाजा खोलकर वो अंदर जाते हैं। एक अजीब सी जलने की गंध पूरी जगह में महक रही होती है। नीचे बेसमेंट की तरफ जाते ही उन्हें और ज्यादा खून के धब्बे दिखाई देते हैं और जैसे ही एक और मोड़ आता है, सबके पैर थम जाते हैं। ये वही कॉरिडोर है जो कहानी की शुरुआत में देखा था। कॉलोनी 5 में 50 लोग रहने चाहिए थे, लेकिन अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। यह बात सबको अजीब लगती है। ब्रिग्स सुरक्षा के लिए ग्रेडॉन को एक बंदूक देता है और टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। हर कॉरिडोर से गुजरने पर सिर्फ खून के धब्बे और बर्बादी नजर आती है। जब ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा, तभी एक बंद कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सैम तुरंत लॉक तोड़ता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक बेहोश आदमी जमीन पर पड़ा दिखता है। जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं, आदमी चिल्लाने लगता है जैसे कोई उसे मारने आया हो। आदमी धीरे धीरे शांत होता है और अपना नाम बताता है, लीलैंड। वो पिछले कई दिनों से यहाँ बंद है, बिना पानी और खाने के। उसे नहीं पता कि और कोई जिंदा भी है या नहीं। लीलैंड बताता है कि कुछ दिन पहले कॉलोनी 5 ने अपनी एंटेना ठीक की थी। तभी उन्हें एक रेडियो संदेश मिला जो अब भी स्क्रीन पर चल रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है जो बर्फ से आजाद एक जगह खड़ा है। वो बताता है कि उसकी टीम ने एक पुरानी वेदर मशीन रिपेयर कर लिया है, जिस वजह से उस जगह की बर्फ पिघल गई है। अब वहाँ हरी भरी जमीन है जिसमें फसल उगाई जा सकती है। लेकिन असली दिक्कत ये नहीं थी। उनका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है और सिर्फ आधा मैसेज ही कैप्चर हो पाता है। लीलैंड बताता है कि उन्होंने उस सिग्नल को ट्रैक किया और एक टीम को उस जगह का पता लगाने भेजा, लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने से पहले ही एक खौफनाक चीज मिल गई। वो कॉलोनी 5 तक उनका पीछा करती रही। सैम तुरंत मैप निकालता है और लीलैंड से उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कहता है। ब्रिग्स कहता है कि वो लीलैंड को अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो और ज्यादा बता सके, लेकिन लीलैंड डर से कांपने लगता है। ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना वो रूम से जितना हो सके उतना सामान उठाते हैं और कॉलोनी के अंदर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। वो लीलैंड को साथ चलने के लिए कहते हैं, पर तभी कॉरिडोर से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई भागते हुए आ रहा हो। लीलैंड डर के मारे चिल्लाता है और वापस कमरे के अंदर दौड़ जाता है। दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। अब तीनों अकेले हैं। आगे बढ़ने पर मार पिटाई और चीखों की आवाजें और तेज होने लगती हैं, जैसे कोई कॉलोनी के अंदर ही किसी को काट रहा हो। अंधेरे में आगे बढ़ते ही उनकी नजर कुछ मशालों की रोशनी पर पड़ती है। जैसे ही वो करीब जाते हैं, एक ऐसा मंजर सामने आता है जो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन पर बिखरे कॉलोनिस्ट्स के लाशों के बीच एक आदमी एक मृत शरीर के टुकड़े कर रहा होता है और उसके आसपास कुछ लोग इंसानी मांस चबा रहे होते हैं। ये देखकर एक अजीब सी घिन और घबराहट उनके दिलों में उतर जाती है। तभी वो बुचर जो लाश काट रहा था उन्हें देख लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन सैम तेजी दिखाता है और तुरंत गोली चला देता है।
बुचर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गोली की आवाज से और भी कैनिबल जग जाते हैं। एक बड़ा आदमी जो शायद उनका चीफ है गुस्से से दहाड़ता है। पूरे हॉल में चीखों और भागने की आवाज गूंजने लगती है। सैम चीफ के कान पर गोली मारकर उसे रोकने की कोशिश करता है और एक और कैनिबल को खत्म कर देता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा हैं। ब्रिग्स इस भीड़ को रोकने के लिए एक डायनामाइट की स्टिक फेंकता है जो धमाके के साथ बड़ी आग लगा देता है। इस भगदड़ के बीच ग्रेडन थोड़ी लापरवाही कर बैठता है और ग्रुप से अलग पड़ जाता है। जब तक उसे समझ आता है तब तक नरभक्षी उसके आसपास घिर चुके होते हैं। वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ब्रिग्स और सैम तुरंत पहुंचते हैं और एक एक कैनिबल से टकरा जाते हैं। ये एक जीने मरने की जंग बन जाती है जिसमें वो हर एक शिकारी को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब उनकी नजर ग्रेडन पर पड़ती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जमीन पर बेजान पड़ा होता है। ब्रिग्स और सैम को अब आगे बढ़ना ही था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, सैम एक कैनिबल पर गोली चला देता है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। सैम अब बिना हथियार के रह जाता है। स्थिति और नाजुक न हो इसलिए ब्रिग्स तुरंत सीढ़ियों को तोड़ देता है ताकि नीचे से कोई भी उनका पीछा न कर सके। लेकिन एक कैनिबल तो पहले से ही वहां पर था। वो ब्रिग्स पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच एक जानलेवा जद्दोजहद शुरू हो जाती है। हर एक मुक्का, हर एक वार ब्रिग्स की ताकत को कमजोर कर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। बहुत मुश्किल से एक पल का मौका मिलता है और ब्रिग्स गोली चला देता है। वो कैनिबल चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। तभी नीचे से और भी कैनिबल आ जाते हैं जो ये सब देख लेते हैं। उनका चीफ गुस्से से दहाड़ने लगता है। ब्रिग्स और सैम बिना वक्त गवाए तुरंत बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, ब्रिग्स टावर के एंट्रेंस पर डायनामाइट फेंकता है। एक तेज धमाका होता है और पूरी टावर गिरने लगती है। कॉलोनी का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। ठंड और बढ़ने लगी थी। दोनों बर्फ के बीच लंबे समय तक चलते रहे जब तक उन्हें फिर से वो हेलीकॉप्टर नहीं दिख गया जिसमें पहले रात बिताई थी। ब्रिग्स फैसला करता है कि वो यहीं रुकेंगे क्योंकि सर्दी अब और भी तेज हो गई है। हेलीकॉप्टर के अंदर सैम और ब्रिग्स कैनिबल्स के बारे में बात करते हैं। सैम अब तक इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि लोग भूख से इतने पागल हो सकते हैं कि एक दूसरे का मांस खाने लगे। ब्रिग्स थोड़ी देर चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं सैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगली सुबह सैम और ब्रिग्स को एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सैम और ब्रिग्स को एहसास होता है कि कैनिबल्स उनका पीछा कर रहे हैं और अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सैम को डर लगता है कि अगर ये लोग उनका पीछा करते रहे तो वो सीधा कॉलोनी तक पहुंच सकते हैं। ब्रिग्स के पास एक प्लान होता है। वो एक पुराना ब्रिज यूज करेंगे कैनिबल्स को रोकने के लिए। दोनों जितनी तेज भाग सकते हैं उतनी तेज उस ब्रिज पर दौड़ जाते हैं। सैम एक रिस्की जंप करके दूसरी तरफ पहुंचता है जबकि ब्रिग्स थोड़ा पीछे रह जाता है। उसी वक्त कैनिबल्स भी ब्रिज पर पहुंचते हैं। ब्रिग्स एक छोटी सी डायनामाइट स्टिक निकालता है और उसे एक बड़े होल के पास रख देता है जिससे पूरा ब्रिज गिर सके, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही होती है और जैसे ही वो फ्यूज जलाता है वो बुझ जाता है। ब्रिग्स वापस जाकर फ्यूज दोबारा जलाने की कोशिश करता है। ब्रिग्स हवा के झटकों से लड़ता है और बार बार लाइटर जलाने की कोशिश करता है। कैनिबल्स ब्रिज के छोटे छोटे गैप्स पर संभलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन और भी कैनिबल्स अब भी जिंदा हैं। आखिरकार ब्रिग्स मुश्किल से फ्यूज दोबारा जलाने में सफल होता है और कैनिबल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। उनसे लड़ते वक्त अचानक उसके हाथ में पकड़ा डायनामाइट फट जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और ब्रिज दो टुकड़ों में बंट जाता है जो किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देता। सैम देखता है कि कुछ कैनिबल्स, जिसमें उनका लीडर भी शामिल है, दूसरी तरफ खड़े उसे घूर रहे हैं। ये देखकर वो दोबारा भागने लगता है। इसी वक्त आउटपोस्ट में मेसन, डेक्स्टर और उसकी पत्नी को जबरदस्ती बाहर घसीट लाता है। मेसन बिना किसी झिझक के डेक्स्टर की पत्नी को गोली मार देता है। जैसे ही वो डेक्स्टर को मारने वाला होता है, काई वहां आ जाती है और पिस्तौल तानकर उसे धमकी देती है। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि कॉलोनी का असली नेता कौन होना चाहिए। तभी सैम की चीख उनका ध्यान तोड़ देती है। डेक्स्टर ये मौका देखते ही भाग निकलता है और काई तुरंत सैम की तरफ दौड़ती है जो ठंड के कारण बेहोश हो चुका है। थोड़ी देर बाद मेसन भी वहां पहुंचता है और बिना वक्त गवाए एक जोर का वार करके काई को गिरा देता है। कुछ घंटों बाद सैम आउटपोस्ट के अंदर होश में आता है और विक्टर को उसके बेटे की दुखद मौत के बारे में बताता है, लेकिन तभी मेसन अचानक वहां आ जाता है। सैम को बिस्तर से हैंडकफ करते हुए वो गुस्से में बोलता है कि अब कमांड बदल चुका है, अब सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। रेशन 50% कम किया जाएगा, जो बीमारी के सिम्टम्स दिखाएगा उसे तुरंत चेक किया जाएगा और जो काम नहीं करेगा वो भूखा रहेगा। सैम मेसन को सब कुछ बताकर उससे इंसिस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कैनिबल्स को उन तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। सैम उस गर्म जगह के बारे में बात करता है जो उसने वीडियो में देखी थी, लेकिन मेसन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल जाता है। सबको अपने साथ ले जाने से पहले एक छोटा लड़का चुपचाप सैम के पास आता है और बताता है कि उसने हैंडकफ की चाबी चुरा ली है। वो बिना किसी को बताए वो चाबी सैम को दे देता है। बाहर मेसन और विक्टर छुपकर देख रहे होते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है या नहीं।
सब कुछ शांत लगता है, लेकिन विक्टर कहता है कि सैम झूठी कहानियां बनाने वाला इंसान नहीं है। इसका मतलब है कि कोई खतरा जरूर है। यह सोचकर दोनों सिक्योरिटी कैमरे चेक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी एक और कॉलोनिस्ट हांफते हुए आता है और बताता है कि सैम भाग चुका है। दूसरी तरफ सैम काई को ढूंढता है और उसे एक अलग कमरे में बंधा पाता है। वो तुरंत उसे आजाद करता है और उसका कंप्यूटर यूज करके उस मैसेज का सोर्स ट्रैक करने लगता है। पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन रेडार पर दोबारा ध्यान देने पर फाइनली उस गर्म जगह का सिग्नल दिखाई देने लगता है। रेडार का सिग्नल क्लियर दिखाता है कि ये सच है, यानी कि एक गर्म जगह वाकई एग्जिस्ट करती है। सैम और काई जितने सीड्स अपनी बैकपैक्स में भर सकते हैं भर लेते हैं और सबको वार्न करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी मेसन और उसके ग्रुप उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक बाहर एक जोर का धमाका होता है। सब लोग सिक्योरिटी कैमरास देखने के लिए दौड़ते हैं और जो दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। कैनिबल्स दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका लीडर एक वार्निंग देने के लिए डेक्स्टर का सर उठाकर दिखाता है। फिर एक झटके में कैमरा तोड़ दिया जाता है। अब सैम फाइनली मेसन को कन्विंस कर लेता है। मेसन बिना वक्त गवाए इंस्ट्रक्शंस देता है। जो भी गन चलाना जानता है वो हथियार उठाए और जो नहीं जानता वो वॉल्ट में छुप जाए। कूपर सब कॉलोनिस्ट्स को वॉल्ट तक ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है, जबकि हथियार बंद ग्रुप कॉरिडोर में इकट्ठा हो जाते हैं दरवाजा तोड़ने वाले कैनिबल्स का सामना करने के लिए। तभी पूरी जगह की लाइट्स एकदम से बंद हो जाती है। जब वापस जलती हैं तो दरवाजा खुला होता है, लेकिन सामने कोई नहीं दिखता। शेल्टर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं और अचानक एक कैनिबल एयर डक्ट्स से निकलकर सीधा कूपर के मुंह पर आ गिरता है। कूपर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल उसे जोर से नीचे फेंक देता है और सीधा वॉल्ट की तरफ भागने लगता है। लेकिन वॉल्ट के अंदर छुपे कॉलोनिस्ट समय पर दरवाजा बंद कर देते हैं और कैनिबल अंदर घुस नहीं पाते। दूसरी तरफ एक कॉरिडोर में एक बेचारी लड़की बचाव ढूंढ रही होती है, लेकिन एक कैनिबल उसे ढूंढ लेता है और बिना किसी दया के उसका काम तमाम कर देता है। तभी एक और हमला होता है। कैनिबल्स एयर डक्ट्स के थ्रू चुपके से आर्म्ड ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई शुरू होती है। हर तरफ चीखें गूंज रही होती हैं। दोनों तरफ से लोग गिर रहे होते हैं, लेकिन कैनिबल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच मेसन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। सैम और काई किसी तरह वहां से निकलने में सफल होते हैं, लेकिन विक्टर डिसाइड करता है कि वो कैनिबल्स के लीडर का सामना करेगा। वो हिम्मत से लड़ता है, लेकिन आखिरकार दुश्मन के हाथों मारा जाता है। उधर मेसन जो ऑलरेडी घायल होता है एक रूम में जाकर शरण लेता है। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो वॉल्ट तक नहीं पहुँच पाए। जाने से पहले वो दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे सैम और काई अंदर नहीं आ पाते। तभी एक कैनिबल उन दोनों का पीछा करते हुए आ जाता है। रूम के एक रेफ्यूजी को समझ नहीं आता कि क्या करे और वो मेसन को जोर से धक्का दे देता है, जिससे सैम और काई को अंदर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन साथ ही वो कैनिबल भी रूम में घुस जाता है। काई बिना वक्त गवाए उसका काम तमाम कर देती है और दोनों तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा, क्योंकि दूसरे कैनिबल्स भी पहुंच गए हैं और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैम तुरंत एक डक्ट खोलता है और सबको कहता है कि उसके थ्रू भाग जाएं। मेसन गुस्से में चिल्लाता है, वहाँ जाने का मतलब है ठंड से मरना, यहाँ रुककर लड़ना बेहतर होगा। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और एक एक करके सब डक्ट के अंदर घुसने लगते हैं। सैम भी जाने वाला होता है, लेकिन पहले मेसन को एक गन देकर कहता है, अगर लड़ना ही है तो कम से कम तैयार रहो। फिर वो भी डक्ट के अंदर चला जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कैनिबल्स दरवाजा तोड़ देते हैं और मेसन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन मेसन हार मानने वालों में से नहीं होता। वो एक गैस टैंक पर गोली चला देता है और एक तेज धमाके के साथ पूरा एरिया आग में घिर जाता है। सारे कैनिबल्स उस ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक के अलावा उनका लीडर, जो लास्ट मोमेंट पर डक्ट्स में छुपने में सफल हो जाता है। वही लीडर अब सैम तक पहुंच जाता है। डक्ट्स के अंदर ही दोनों भिड़ जाते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते डक्ट के पैनल्स टूट जाते हैं और दोनों सीधा कैटल रूम में गिरते हैं। सैम जो भी हाथ लगता है उसी से कैनिबल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल हर अटैक आसानी से रोक देता है और धीरे धीरे सैम पर भारी पड़ने लगता है। कैनिबल सैम को जोर से नीचे फेंकता है और घसीटने लगता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। सैम तुरंत एक छुरा उठाता है और कैनिबल की टांग पर मार देता है। दर्द के मारे कैनिबल एक पल के लिए पीछे हटता है और सैम इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने पूरे गुस्से के साथ उस पर टूट पड़ता है। कैनिबल खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम बिना रुके उसका चेहरा बिगाड़ देता है और आखिरी वार में उसका सिर तन से अलग कर देता है। अब सैम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर पहले से ही आग की लपटों में घिर चुका होता है। बाहर काई और जो कुछ लोग जिंदा बचे हैं डक्ट से बाहर आते हैं और अपने घर को आग में जलता देखते हैं। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है। तभी सैम भी डक्ट से निकलता है। वो सबको देखता है और कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस गर्म जगह तक पहुंचना होगा। ठंडी बर्फ से ढकी हुई जमीन पर चलते हुए वो सब नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं।